Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to study our next topic of Indian political thought. ठीक है, तो हमने ancient political thinkers के बारे में maximum पढ़ लिया है. कौटिल्य हो गया है, मनु हो गया है. ओके, तो मेजरली यही थे हमारे ancient political thinkers. Now we are moving forward to our modern political thinkers. ठीक है, तो अब हम modern political thinkers के बारे में पढ़ेंगे. So there is a different strategy of studying modern political thinkers than ancient political thinkers, which is कि आपको modern political thinkers में you have to remember the date when they were born, क्योंकि ancient में तो it was not so clear, but in modern you have a fixed date of their birth and death, तो वो आपको remember करनी है. उसके बाद यू हैव टू राइट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम पीरियड. ओके, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, देन उनके मेजर क्या क्या थॉट्स थे, क्या क्या थिंकिंग्स थी. ठीक है, तो उसके साइड बाय साइड आपको टाइम पीरियड भी लेके चलना है कि कौन सा टाइम पीरियड में क्या चीज़ हुई. अभी तक हम ये चीज़ें इतना मतलब हम डेट्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, बट फ्रॉम नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट. सो नाउ बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन. तो देखो यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय थे वो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में फॉल करते थे, तो वो एक अर्ली नेशनलिस्ट थे. ठीक है, जो नेशनलिस्ट हैं उनमें से जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो शुरू शुरू वाले नेशनलिस्ट थे, उनमें वो फॉल करते थे. ठीक है, तो इनके साथ और कौन से लोग हैं जिनको हम अर्ली नेशनलिस्ट बोल सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर कि बंकिम चंद्र हो गए, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो गए, ज्योतिबा फुले. दीज थिंकर्स वर सिमिलर टू राजा राम मोहन रॉय. तो आपको याद रखनी है इनके नाम, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि राजा राम मोहन रॉय के साथ वाला टाइम पीरियड था इनका. तो क्या होगा कि इनकी जो थिंकिंग होगी इट विल बी सिमिलर, तो ये चीज आपको वहां पे हेल्प करेगी. उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे कि जो हमारा इंडियन नेशनलिज्म था ना, जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे, एट दैट टाइम व्हेन वी वर सीकिंग फॉर इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पीरियड में हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो लोग आज़ादी मांग रहे थे, दे वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. तो ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी. एक कैटेगरी थी विच वाज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी. आईएनसी बनी थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उससे पहले के जो थिंकर्स थे वो थोड़े से अलग थे 1885 के बाद वाले थिंकर्स से. अब हम यहाँ पे मेजर इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस थे. तो जो बिफोर आईएनसी के फॉर्मेशन में थे, वो वाले जो हमारे थिंकर्स थे, दे वर जील ऑफ रिफॉर्म, मतलब कि उनमें एक लहर थी कि वो सोशल रिफॉर्म्स करे. दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी. ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो क्या थे, एंटी इम्पेरियल आइडियोलॉजीज, कि वो जो हमारे कॉलोनियल पीरियड है, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, जो इम्पेरियल कल्चर है, वो उसके अगेंस्ट थे कि ये जो इम्पेरियल कल्चर है इसको हटाना है. ठीक है, तो यहाँ पर देवर मेजरली फोकसिंग ऑन व्हाट, फोकसिंग ऑन द इम्पेरियल साइड, की हमारे ऊपर रूल हो रहा है तो हमें ये रूल हटाना है. बट यहाँ पर वो डाउन में सोशल रिफॉर्म्स करना चाहते थे, मतलब लोगों की माइंडसेट, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज करना चाहते थे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे ब्रॉट टुगेदर वेरियस इंडिविजुअल्स. यहाँ पर मैक्सिमम जो भी हम अब थिंकर्स पढ़ेंगे ना, उनकी आइडियोलॉजी सेम ही होती है. ठीक है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे. सभी की क्या आइडियोलॉजी थी, सोशल रिफॉर्म्स करो. ठीक है, सती को हटाओ, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए. ये सब चीजें आप सभी थिंकर्स पढ़ोगे, ऑलमोस्ट सभी थिंकर्स की सेम है मेजर थिंकिंग. जो थोड़े थोड़े बीच में माइनर से चेंजेस हो सकते हैं, बट मेजरली ऊपर ऊपर से ओवरव्यू अगर आप लोगे तो वो सेम सेम ही देखने को मिलता है. उसके बाद मोर और लेस सेम आइडियोलॉजिकल एजेंडा. ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताई कि ये सेम ही आइडियोलॉजीज पे चलते थे. देन यूरोपियन एनलाइटमेंट. अब ये लोग क्यों, ये जो हमारे नेशनलिस्ट थे, इनकी आइडियोलॉजी कैसे बनी ये, तो इसमें मेजरली सबको एक ही चीज ने इम्पैक्ट किया था, दैट वाज यूरोपियन एनलाइटमेंट. ठीक है, जब कॉलोनियलिज्म आया उसने अपने साथ यूरोपियन कल्चर लाया. ठीक है, यूरोपियन एजुकेशन, यूरोपियन एनलाइटनमेंट भी लाई.
तो जो यूरोप में एनलाइटनमेंट थी, जो यूरोप के लोगों में समझदारी थी, या दे वर वे टू फॉरवर्ड देन अस, तो वो सब चीजें जब हमारे लोगों ने देखी ना, तो उसमें से कुछ लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए कि यार ये लोग कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, कि हमारी सोसाइटी में ये क्या चल रहा है, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, और वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वो देखते थे कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, और उनको रियलिटी चेक मिला है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो उनको वो चीजें दिखी, ठीक है, जो ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ था वो हटा उस चीज की वजह से। तो इस चीज से वो एनलाइटन हुए, जागरूक हुए वो इस चीज से, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स करना शुरू किए, ठीक है। तो वो यहाँ पर हेल्प किसकी ले रहे हैं, दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, बट चेंज वो क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उसके बाद वाली बात करें, जो हमारे लेटर नेशनलिस्ट हैं, उनका क्या कहना है कि वो स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद सोशल रिफॉर्म्स। उनका मेजर जो फोकस है वो सोशल रिफॉर्म पे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू गेट द स्टेट, उनको गवर्नमेंट चाहिए, दे हैव टू रिमूव द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ब्रिटिशर्स को रिमूव करना। और यहाँ पर इससे पहले वाले थिंकर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, सोशल रिफॉर्म्स करना, नॉट टू रिमूव ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि पहले सोसाइटी ठीक कर लो, उसके बाद ब्रिटिशर्स को हटाना होगा वो देख लेंगे, वो बाद की बात है। बट दे वांटेड टू रिमूव ब्रिटिशर्स फर्स्ट। उसके बाद कलोनियलिज्म बिकम रूथलेस, और इस टाइम तक कलोनियलिज्म बहुत रूथलेस, बहुत ही ज्यादा वायोलेटिव हो गया था, ठीक है। दे स्टार्टेड टू फोर्स पीपल, ठीक है, क्योंकि लोग अब थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए थे ना, दे हैड started to protest against Britishers, they were doing revolutions, तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अब गुस्सा आने लग गया था, सो दे वर बिकमिंग रूथलेस, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर गांधीयन आइडियोलॉजी ने बहुत बड़ा योगदान रखा, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी, ठीक है, कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, कुछ लोग जो थे वो मॉडरेट्स थे। तो यहाँ पर ना डिफरेंसेस भी आना स्टार्ट हो गए थे लोगों में, कि कुछ कहते थे कि अभी के अभी ब्रिटिशर्स हटाओ, जैसे मर्जी मार धाड़ करके, वायलेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स को हटाना है, बट इन अ स्मूथ मैनर। ये नहीं है कि एकदम आप चल पड़ोगे, लड़ाई कर लोगे, वॉर कर दोगे सीधी डिक्लेयर, तो ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे तब भी, लेकिन उसमें हमारा बहुत नुकसान होगा। तो वो इस चीज में फिर गांधीयन आइडियोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल निभाया, उन्होंने दोनों में बैलेंस रखने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की उनको, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने का काम किया उसने। सो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि इंडियन नेशनलिज्म में क्या क्या चल रहा था, पहले क्या थिंकिंग थी, उसके बाद क्या थिंकिंग आई, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। वो अर्ली नेशनलिस्ट है या मॉडर्न लेटर नेशनलिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट है या मॉडरेट है। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फ्रेम आउट हिज पॉलिटिकल थिंकिंग, ओके। देन उसके बाद अगर हम अब राजा राममोहन रॉय के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बर्थ से। सो ही वाज बोर्न ऑन 22 मई 1772, ओके। और इस टाइम पीरियड पे सोशल स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पर देखो, व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर उस टाइम पीरियड पे। सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे सोशल इविल्स थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, पुरानी, मतलब जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, उनको लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, कि ये रिचुअल फॉलो होने चाहिए। इनके अलावा जो हमारे वेदास हैं, जो हमारे मतलब रिलीजियस बिलीव्स हैं, वही है, रूट्स वही हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हर चीज चलनी चाहिए। Then sati was playing a major role at that time. After that, dowry system was the prevalent. Then polygamy मतलब कि एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स हो सकती हैं, ठीक है, वो मल्टीपल शादियां कर सकता है। देन चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा देना, तो ये सब चीजें उस टाइम पे चल रही थी। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन एट दैट टाइम, अ सिंगल पर्सन कुडंट इवन टॉक अबाउट दिस कि इस चीज को बैन करो,
नो वन वॉज सेइंग दैट, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी उसमें फंसी हुई थी। कोई वॉलेंटियरली या कोई फोर्सफुली, किसी भी तरीके से सभी को ये फॉलो करने ही करने थे। वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है, वो सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी, बट उनको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी थी। कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जाता था। एट दैट टाइम राजा राम मोहन रॉय स्टूड अगेंस्ट दीज थिंग्स। तो आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट होगी उस टाइम पे। तो ये हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ कमिंग ओवर टू राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो ये जो थे राजा राम मोहन रॉय, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। ओके, सो ये रिनाइसेंस का मतलब होता है कि चेंज, ठीक है। तो जो एक बड़ा रिफॉर्म आता है उसको हम रिनाइसेंस बोलते हैं। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी बोला जाता है, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट जिसने बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, बैन ऑफ सती एंड ऑल। तो ये जो था ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ही बड़ा चेंज था सोसाइटी में। दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। विद दिस ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंडिया को मॉडर्न भी बनाया था। तो अगर इनकी लाइफ के बारे में देखें तो ही वॉज बोर्न इन अ रिच ब्राह्मण फैमिली, जिसको कुलीन बोला जाता था। कुलीन कैटेगरी ब्राह्मण फैमिली की, उसमें वो पैदा हुए थे। तो वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, ठीक। तो यू कैन इमेजिन कि उनकी स्ट्रगल सिर्फ सोसाइटी से नहीं, उनकी खुद की फैमिली से भी थी, ठीक है। उसके बाद अर्ली एजुकेशन उन्होंने विलेज स्कूल से ली, नॉर्मल। देन वो मदरसा चले गए पटना में, वेयर ही लर्न पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेजेस। आफ्टर दैट ही स्टडीड कुरान, ठीक है, सूफी फिलोसफी एंड वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल। दोज वर रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज उन्होंने नहीं पढ़ी थी, बट जो ग्रीक वर्क अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ था वो उन्होंने वहां से रीड आउट कर लिया। तो यहाँ से उन्होंने ये सब पढ़ा। देन उसके बाद उनका जो उनकी फैमिली आपको पता है ऑर्थोडॉक्स थी, ब्राह्मण फैमिली थी। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो फैमिली के साथ मैच नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनके आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते थे। तो उन आर्ग्यूमेंट्स के चलते ही लेफ्ट होम एंड मूव टू हिमालयाज। कहाँ पर? तिब्बत में, जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म पढ़ा। अब देखो, अब उन्होंने इस्लाम भी पढ़ लिया, बुद्धिज्म भी पढ़ लिया। देन उसके बाद वो जब बनारस वापस आए, वहां पे उन्होंने संस्कृत, वेदास और उपनिषद पढ़े। अब उन्होंने जब वेदास और उपनिषद पढ़े, उस टाइम पे वो किस किस की नॉलेज रखते थे? कुरान की, इस्लाम की, बुद्धिज्म की और हिंदुइज्म की भी। तो उनको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी मैक्सिमम रिलीजन्स के बारे में। अब उनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो किस चीज पे रहा है? इन द एंड ऑफ सती, जो सती प्रथा थी उसको खत्म करने में उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। देन 1831 में ही वॉज टाइटल्ड एज राजा। उनको राजा का टाइटल मिला अकबर टू से, हु वॉज अ मुगल किंग, ठीक है। मुगल किंग अकबर टू से उनको राजा का टाइटल मिला, इसीलिए हम इनको राजा राम मोहन रॉय बोलते हैं, ठीक है। अब उनके थॉट्स समझते हैं कि उनके दिमाग में क्या चीज थी। तो वो क्या सोचते थे कि जो सोशल रिफॉर्म है, ठीक है, मतलब सोसाइटी को रिफॉर्म करना, इट शैल प्रिसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म। जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को चेंज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोसाइटी को चेंज करें। पहले ये होना चाहिए, देन वी कैन मूव ऑन टू दिस। ओके, तो इट शैल प्रिसीड दिस, मतलब कि पहले नंबर पर आना चाहिए वो पॉलिटिकल रिफॉर्म से, ठीक है। तो उन्होंने खुद भी इम्पोर्टेंस सोशल रिफॉर्म को दी है rather देन पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। तो इसका क्या रीजन दिया उन्होंने कि क्यों ऐसी चीज होनी चाहिए, सोशल रिफॉर्म को हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देनी है? सो द रीजन ही गेव वाज फाउंडेशन फॉर लिबर्टी इन पॉलिटिकल सेंस। तो अगर आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म लाके आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बेटर बनाना है, देन ऑल्सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट लिबर्टी इन इट। लिबर्टी सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का।
तो लिबर्टी कब आएगी? जब आपका सोशल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब आपकी सोसाइटी में लिबर्टी होगी तब ही आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी फ्रेम कर सकते हो। सो ये लिबर्टी आएगी सोशल स्ट्रक्चर से, जिसके लिए हमें पहले सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, देन वी कैन मूव ऑन टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। नाउ ही डिस्पाइस्ड क्लोनियलिज्म, मतलब कि उन्होंने निग्लेक्ट किया क्लोनियलिज्म की, क्लोनियलिज्म नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ही सीम्स टू एंडोर्स इट, मतलब कि उन्होंने फिर भी उसका फेवर किया कुछ कुछ चीजों में। और हमें ऐसे वो बोलते तो यही है कि नहीं होना चाहिए क्लोनियलिज्म, ठीक है, ब्रिटिशर्स नहीं होने चाहिए इंडिया में, बट स्टिल ही वॉज इन फेवर कि जो ब्रिटिशर्स से हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं वी शुड अडॉप्ट देम, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न जो हमारा कल्चर है जो उसमें अच्छी चीजें हैं, वी शैल अडॉप्ट देम। तो ये चीजें उन्होंने बोली। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो राजा राममोहन रॉय हैं वो बोलते तो हैं कि वो क्लोनियलिज्म को फॉलो नहीं करते, ही इज अगेंस्ट इट, बट उनकी जो थॉट्स हैं, जब हम उनके थॉट्स पढ़ते हैं तो उसमें वो फेवर भी करते हैं क्लोनियलिज्म, या फिर वो फेवर करते हैं क्लोनियलिज्म से मिलने वाली अच्छी चीजों को, यू कैन से दैट। तो इसका रीजन वो क्या बताते हैं कि क्यों क्लोनियलिज्म अच्छा क्यों है, तो वो उनको एक शक है क्या कि जो क्लोनियलिज्म है वो शायद हमारे इंडियन सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट इंडिया बना सकता है या मॉडर्नाइज कर सकता है, ठीक है, मॉडर्नाइज कर सकता है इंडिया को, या जो सोशल इविल्स हैं उनको खत्म कर सकता है। तो इट कैन प्ले अ ग्रेट रोल। जब लोग बाकी हमारा वेस्टर्न कल्चर पढ़ेंगे, वेस्टर्न लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, इंग्लिश सीखेंगे, ही वॉज ऑल्सो इन फेवर कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, ही ऑल्सो प्रमोटेड कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, बिकॉज इफ यू विल लर्न इंग्लिश यू विल बी एबल टू understand the western culture, and if you will understand the western culture you will understand कि हम कहाँ फॉल करते हैं, where are we, so you will be able to compare your culture with the western culture, तो आपकी आंखें खुलेंगी जैसे कि उनकी खुली थी, ठीक है, तो इसीलिए वो इस चीज को फेवर करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और चीज पे फोकस किया विच इज फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो जिसके लिए उन्होंने पिटिशन भी प्राइवी काउंसिल में पिटिशन डाली थी अपने फ्रेंड द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर थे, ठीक है, तो ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ राजा राममोहन रॉय और इनके कुलीग भी थे, सपोर्टर भी थे। तो इन दोनों ने मिलके पिटिशन डाली थी प्रेवी पर्स में कि प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, प्रेस शुड बी फ्री। ये फाउंडेशन रख रहे हैं यहाँ पे किसकी? डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, कि जो डेमोक्रेसी है वो होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद देन 1814 में ही इस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा, ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने ये आत्मीय सभा इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो ये क्या था? ये बेसिकली एक ऐसा नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म था जहां पर कि लोग डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट पॉलिटिकल टॉपिक्स या फिलोसफी, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग शेयर कर सकते हैं अपनी। तो इट इज बेसिकली अ नॉर्मल गैदरिंग, जैसे कि आजकल होता है ना, आरएसएस होता है और सभा होती हैं इस तरीके की जहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं उसको एंड दे शेयर देयर व्यूज, ठीक है, तो इट वाज लाइक दैट ओनली। और इसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे हु वाज द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद ये डिफंक्ट हो गया 1823 में ये वैनिश हो गया। Now coming over to the major contribution of Raja Ram Mohan Roy, that was abolition of sati. Abolition of sati was the major contribution जो उन्होंने किया था, ठीक है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सती को हटाया था और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज्यादा। एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस कि सती से उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों थी। और भी बहुत सोशल इविल्स थे बट उनका मेजर फोकस सती पे था कि सती को तो सबसे पहले हटाना है। सो द स्टोरी इज कि उनके ब्रदर की डेथ हो जाती है, ठीक है, सो हिज ब्रदर डेथ शोक हिम, ठीक है, उससे ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है। नाउ ही सीज कि उनकी जो
भाभी माँ है, मतलब ब्रदर की वाइफ, वो उसको रेडी कर रहे हैं विद प्रॉपर साड़ी ड्रेपिंग एंड ऑल। तो उनको रेडी करके लेके जा रहे हैं टू बर्न टू बर्न हर विद अलोंग विद हर हस्बैंड। ठीक है, मतलब उनको सती करवाने लेके जा रहे हैं। तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में थे अपने ब्रदर की डेथ की वजह से, एंड नाउ व्हेन ही सॉ दिस थिंग हैपनिंग ही गॉट इनटू मोर डिप्रेशन कि ये चीज क्या हो रही है, दैट ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी उनकी फैमिली में इतना ट्रॉमा है, इतना प्रेशर है, नाउ दिस न्यू थिंग इज हैपनिंग विदाउट एनी रीजन, इसका कोई बेसिस ही नहीं है, एंड दिस थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर। तो अब वो उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश की, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, बट ही वॉज नॉट एडल्ट इनफ कि वो लोग उनकी बातें सुनते, या फिर ही वॉज द ओनली वन फाइटिंग फॉर हर। तो उनकी बात किसी ने मानी नहीं। तो आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि और कुछ भी हो जाए मैं सती को तो बैन करके ही रहूंगा। ओके, सो दिस वाज द रीजन। तो इसके लिए अब आप पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितने ज्यादा पापड़ बेले हैं इस चीज को बैन करने के लिए। तो 1880 में ही रोट आर्टिकल, ठीक है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में उसको लिखा। क्यों लिखा बंगाली लैंग्वेज में? ताकि बंगाल के लोग उसको समझ सके, क्योंकि उनका फोकस किन लोगों पे था? बंगालीज पे। ठीक है, जो ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे उनका दिमाग चेंज करना था। सो दैट्स व्हाई ही रोट इट इन बंगाली। तो अब उसमें उन्होंने क्या लिखा? उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लिखे, मतलब दो लोग रखे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं सती को लेके, एक उसके फेवर में, एक उसके अपोनेंट में। ठीक है, एक बोल रहा है कि ये होनी चाहिए इस वजह से, इस वजह से, एंड अनदर वन इज क्वेश्चनिंग कि ये क्यों होना चाहिए, या उसको वो क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फेवर एंड अपोनेंट। देन जब ये आर्टिकल आया ना, तो इन्होंने खोल के, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवन रोट पब्लिकली, या फिर पब्लिकली स्टूड अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। तो इतनी हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई थी। तो दिस शुक बंगाल, बंगाल इससे इट वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये इंसान पागल हो गया है, ये कर क्या रहा है, ये सती प्रथा के ही अगेंस्ट बोल रहा है, इसको लोग छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बिलीफ है लोगों का। तो ये अगर इस चीज के खिलाफ बोलेंगे इट विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। ठीक है, जो इतने सालों से चलते आ रहे हैं रिचुअल्स, उनके अगेंस्ट ये कैसे बोल गया? तो बट ही स्टिल रोट इट। ठीक है, ही पब्लिश्ड द आर्टिकल। तो ये चीज हुई, दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप ही टुक। उसके बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? उन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट निकाला 1829 में। ठीक है, विच वॉज फॉर द एबोल्यूशन ऑफ सती। ठीक है, उसको एबॉलिश करने के लिए था वो एक्ट। देन क्या हुआ कि अब राजा राममोहन रॉय तो खुश हो गए कि चलो ठीक है, एटलीस्ट उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई थोड़ी। बट क्या हुआ उसके रिस्पॉन्स में? अब जो हमारे ब्राह्मण्स हैं वो तो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनपे तो क्वेश्चन उठ गया कि आपका जो रिचुअल है इतने सालों से चलता आ रहा है वो बंद करवा दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक धर्मा सभा, ठीक है, धर्मा सभा बनाई, विच वॉज लेड बाय राधाकांत देव। राधाकांत देव ने इसको लीड किया। ठीक है, इन्होंने पिटीशन डाली फॉर द रिपील ऑफ द एक्ट, कि ये जो एक्ट निकला है इसको रिपील करो, मतलब सती को कंटिन्यू रहने दो, इसको रिपील कर दो, ये एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? अब राजा राममोहन रॉय हार तो नहीं मान सकते थे। सो व्हाट ही डिड, ही वेंट टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में गए ताकि वो वहां पर जाके वहां पर जो मतलब जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको कन्विंस कर सके, उनको रोक सके इसको रिपील करने से। एंड ही वाज सक्सेसफुल। 1832 में इनका जो ये पिटीशन था इसको रिजेक्ट कर दिया गया, एंड ये जो एक्ट था इट कंटिन्यूड, और फाइनली सती जो है, सती वाज banned in India. Okay, and अब 1832 में ये चीज हुई, and after 1 year 1833 on 27th September he died. ठीक है, तो आप देखो डेथ होने से एक साल पहले ही got success in the struggle that he was going through. तो उनका जो मतलब उनकी जो लाइफ थी ना, इट वाज बेस्ड ऑन दैट थिंग कि तुम
वो दुनिया में आए ही इसलिए थे सती को बैन करने के लिए। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, ही पासेस अवे। ओके, आफ्टर दैट ब्रह्मो समाज, ठीक है, इन्होंने एक ब्रह्मो समाज बनाया था विच वॉज फाउंडेड इन 1828, ठीक है, और उस टाइम पे इसका नाम ब्रह्मो सभा था। ब्रह्मो समाज बाद में जाके बना है। तो बेसिकली ये एक समाज था, ठीक है। इसमें क्या था कि इनका जो एम था, जो मेजर आइडियाज थे हमारे राजा राम मोहन रॉय के, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये समाज बनाया गया। सो दिस समाज वॉज बेसिकली फॉर्म्ड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना है, रैशनलिज्म को प्रमोट करना है, और ये चैलेंज कर रहे थे एजेस ओल्ड प्रैक्टिसेस, जो सती प्रथा है, विडो को रीमैरिज नहीं करने देना, चाइल्ड मैरिज करवाना, ये सब चीजें जो चल रही थी, इनको काउंटर करने के लिए। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखने के लिए। प्रमोट मोनोथीज्म, मोनोथीज्म मतलब कि बिलीफ इन वन गॉड, कि एक ही भगवान है, ठीक है, एक ही भगवान है। ये रिलीजन ने जो भगवानों को बांटा हुआ है, ये गलत चीज है। बस जरिए अलग अलग हैं, बट देयर इज ओनली वन गॉड दैट एग्जिस्ट्स। तो इस चीज पे वो बिलीव रखते थे। देन उसके बाद विमेन्स राइट्स, इस चीज को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। एबॉलिशन ऑफ आइडियल वर्शिप, आइडियल वर्शिप मतलब जो मूर्ति पूजा है उसको एबॉलिश करना है। देन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स पे बेस्ड, की जो अंधविश्वास वाले रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उन पे जो प्रैक्टिसेस बेस्ड है, उनको बंद करो, ठीक है, ये रहे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स में आगे रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, ये हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते थे, फ्यूटाइल इलॉजिकल प्रैक्टिसेस खत्म करके। देन क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम, क्रिटिसाइज किया कास्ट सिस्टम को। कंडेम्ड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को कंडेम किया, अनटचेबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए। देन ट्रांसलेटेड उपनिषद एंड वेदास इनटू बंगाली, बंगाली में उसको ट्रांसलेट किया ताकि बंगाली के जो लोग हैं, जो अंधविश्वास पे अभी तक पल रहे हैं, उनको असलियत समझ आए, वो असली में वेदास पढ़ पाए, उपनिषद पढ़ पाए, और जो सच में लिखा है उनमें उसको प्रैक्टिस करे। ये नहीं कि जो ब्राह्मण्स ने या जो सोसाइटी ने बना दिए हैं रिचुअल्स, नॉर्म्स, कुछ भी, तो वो उन पे बिलीव करें, ठीक है। देन ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिज्म, दिस इज हिज बुक, ठीक है, जो कि इन्होंने 1809 में लिखी थी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। देन प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखी थी, ठीक है, ये भी इनकी बुक है। रिमेंबर द नेम्स, अगेंस्ट आइडियलेटरी एंड पॉलीथिज्म, ठीक है, कि जो बड़े ज्यादा भगवानों की पूजा करनी या फिर जो आइडियल वर्शिप है उसको कम करना है। देन इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन को साथ में लेके चलो, ठीक है, इंडियन एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, बट वेस्टर्न एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों चीजें हमें साथ में लेके चलनी है, हम एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। देन इनकॉर्पोरेटिव टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स की टीचिंग्स को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, जो रिलीजन जिस चीज में अच्छा था वो चीज वहां से उठाई, ठीक है, और उसका एक मिक्सचर बना के उन्होंने सामने रखा कि ये चीजें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ये ब्रह्मो समाज का स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, दो समाज बन जाते हैं, एक आदि ब्रह्मो समाज बन जाता है, एक साधारण ब्रह्मो समाज बन जाता है। सो दिस आदि ब्रह्मो समाज वॉज फॉर्म्ड इन 1866 एंड साधारण ब्रह्मो समाज वॉज फॉर्म्ड इन 1878। इसके फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। ओके, तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या था कि ये थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते थे, ठीक है, कि मोनोथिज्म को प्रमोट करना, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स करना, ठीक है, रेडिकल चेंजेस नहीं करना, ठीक है, दे वर मोर इनटू सम कंजर्वेटिव थिंग्स, ठीक है, कि मतलब थोड़े ट्रेडिशनल वे में, बट ये थोड़े मॉडर्न वे में थे। ये क्या कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स करना चाहते थे, जैसे वुमेन राइट्स, एजुकेशन, तो ये सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। ये थोड़े ट्रेडिशनल वे में आ जाते हैं और ये थोड़े मॉडर्न वे में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंस आ गया इनमें, जिसकी वजह से
ये दो अलग अलग समाज बन गए। देन अगर हम देखें रिलीजियस बिलीव्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, तो ये क्या करते थे, ही बिलीव्ड इन बोथ फेथ एंड रीजन। ये कहते थे फेथ रखो, भगवान पे विश्वास रखो, बट ऑल्सो यूज योर ब्रेन, ऑल्सो यूज योर रीजन। हर चीज का रीजन पूछो कि ये चीज है तो क्यों है। ओके, अपना ब्रेन यूज करो, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग ब्लाइंडली। ब्लाइंडली किसी चीज पे बिलीव मत करो, फेथ रखो, भगवान है, वो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रेडिकल नहीं होना है आपको, लेकिन यूज योर रीजन टू। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, हार्मनी को एग्जिस्टेंस में रह सकती हैं ये दो चीजें। तो वो किस चीज को मना करते हैं कि मीडिएटर नहीं होना चाहिए, कि जो बीच में आती है ना, मतलब भगवान और इंसान के बीच में जो मीडिएटर बनते हैं, कि हम आपको बताते हैं भगवान तक कैसे पहुंचना है। तो वो जैसे गुरु हो गए, साधु संत वगैरह कोई भी हो सकता है, तो वो कहते हैं मीडिएटर को नहीं रखो। ठीक है, ओनली यू योर सेल्फ कैन कनेक्ट यू टू गॉड। ठीक है, भगवान और आपके बीच में कोई तीसरा बंदा कैसे आ सकता है, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ टू गेट द गॉड। तो उस चीज में आपको मीडिएटर की क्या जरूरत है। आप कोई बोलेगा कि चलो आप कुछ मत करो, आप कोई भक्ति वगैरह कुछ नहीं करो, मैं आपकी तरफ से हवन शवन करके तो आपके पाप खत्म कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीजें उन्होंने प्रमोट की। देन ही प्रमोटेड मोनोथिज्म, मतलब वन गॉड, एक भगवान है, इस बिलीफ को। ओके, मीनिंगलेस रिचुअल्स जो थे उसको खत्म करने की बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। ठीक है, सभी रिलीजन्स, सभी धर्मों के लोग एक ही हैं, सभी धर्मों के क्या, सभी दुनिया के, सभी कंट्रीज के, हर हर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की उन्होंने। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल ब्रदरहुड, ही इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि सारी दुनिया के इंसान एक ही है, एक ही भगवान है, और सभी लोगों का वो एक ही भगवान है। ठीक है, तो आपने बस नाम अलग अलग कर लिए हैं, तो हम सब क्या है उस हिसाब से वी आर ब्रदर्स। यू कांट कैटेगराइज योर सेल्फ कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो आप सभी एक हैं, एंड योर देयर इज ओनली वन गॉड जो कि हम सबका है। ठीक है, उसके बाद सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म, इसकी फाउंडेशन रखी है इन्होंने। ठीक है, जो हमने लेटर ऑन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्प्लीमेंट किए हैं। तो सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म, उसके बाद मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स का मिक्सचर बनाया है इन्होंने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सभी रिलीजन्स ने इनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, हिंदूज बोलते थे कि ये एंटी हिंदू हैं, क्रिश्चियंस बोलते थे एंटी क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट बोलते थे एंटी बुद्धिज्म है। ठीक है, इस्लाम बोलता था एंटी इस्लामिक है। तो सभी रिलीजन्स ने इनको बोला कि ये हमारे खिलाफ है, बट उसका रीजन ये था कि ही ओनली अप्रिशिएटेड द गुड थिंग्स इन अ रिलीजन। अच्छी चीजों को उन्होंने अप्रिशिएट किया, एंड बैड थिंग्स को उन्होंने कंडेम भी किया, जिसकी वजह से लोगों को वो हर्टफुल लगा कि ये हमारे रिलीजन के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों ने इनको एंटी बोलना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों दिखा रहे थे। नाउ हेयर इज अ क्वेट दैट आई हैव एडेड इन द लास्ट। अब आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप इंट्रोडक्शन में भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू एडजस्ट इट इन कंक्लूजन यू कैन आल्सो राइट इट। तो ये क्या है, ये क्वेट है दैट इफ अ चाइल्ड सेज समथिंग, कोई बच्चा कुछ कहता है रीजनेबल, ठीक है, अच्छी बात, कोई रीजन पे बेस्ड बात, इट शुड बी एक्सेप्टेड, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट इफ ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है, कोई बड़ा ही भक्ति वगैरह करने वाला इंसान है, हिमसेल्फ सेज समथिंग अनरीजनेबल, अगर वो कोई चीज ऐसी बोल देता है जो अनरीजनेबल है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, इट शुड बी डिस्कार्डेड एज अ पीस ऑफ स्ट्रॉ, उसको हमें एक तिनके के जैसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको उसको हमें अपने दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है, तो एक
जो ज्ञान की बात है वो किसी बच्चे के मुंह से भी निकल सकती है, ठीक है। तो भगवान ने ये किसी को अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम जो भी बात बोलोगे तो वो बिल्कुल सच होगा, तो ये जो भी बात बोलेगा वो बिल्कुल गलत होगी, झूठी होगी। ऐसी किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है। एवरीवन इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड डीड्स। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सी कि किसके मुंह से कौन सी अच्छी बात निकली है, कौन सी बुरी बात निकली है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन द गुड वंस, ठीक है। तो ये जो थी, ये थिंकिंग थी राजा राम मोहन रॉय की। Thank you so much for watching this video, guys. I hope you liked this video. If you liked it, don't forget to leave a beautiful comment and like to my video, and also subscribe to my channel. I will see you soon in my next video. Till then, keep studying, take care, stay happy.